हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंडवेव क्लासेस। वर्ष 2018 से लेकर वर्ष 2024 तक के सभी ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर का सलूशन आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर सभी वीडियो का लिंक प्लस PDF फाइल आपको उपलब्ध करवाई जाती है। यहाँ पर देखिएगा 13/2/2019 को कंडक्ट हुआ सेकेंड शिफ्ट का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो रीजनिंग वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए 17 का वर्ग देखिए लिखा हुआ है 289। तो इसी प्रकार 23 का वर्ग यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 23 का वर्ग होता है 529। विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 7 मित्र OPQRST और U एक पंक्ति पर बैठकर फिल्म देख रहे हैं। यश एक अंतिम छोर पर बैठा है। Q यश के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। P O और Q के बीच में बैठा है। U किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। R T के बाईं ओर बैठा है। तो P के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? देखिए पूरा क्वेश्चन है। अब पहले 7 यहाँ पर मित्र है, तो फिर देखिए यहाँ पर प्लेस फिक्स कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और इनका फेसिंग डायरेक्शन नहीं दिया है, तो मान लेते हैं कि सब उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सभी का राइट हो जाएगा इस साइड और ये हो जाएगा सबका लेफ्ट। अब देखिए यहाँ से बैठाना स्टार्ट करेंगे। कह रहा है कि यश एक अंतिम छोर पर बैठा है। तो यश को देखिए या तो यहाँ बैठ सकता है या फिर यहाँ। अभी इसमें निश्चित नहीं है कि कहाँ पर बैठेगा। फिर आगे देखिए Q यश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ से निर्धारित हो गया कि यश आप यहाँ बैठाएंगे और यश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर Q को बैठाएंगे। तो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यश बैठेगा यहाँ पर। आगे देखिएगा P O और Q के बीच में बैठा है। देखिए O यहाँ पर तो आएगा नहीं, तो इसलिए O को यहाँ बैठाएंगे। और P O और Q के बीच में बैठा तो P यहाँ पर बैठेगा। अब कह रहा है कि U किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। तो देखिए U आगे पढ़ेंगे इसी में। R T के बाईं ओर बैठा है। तो देखिए T यहाँ पर जब बैठाएंगे तो R को यहाँ बैठाएंगे, क्योंकि R T के बाईं ओर बैठा है। अब बचा U, तो U को यहाँ पर बैठाएंगे क्योंकि ये किसी भी छोर पर नहीं है, तो यहाँ बीच में आएगा। अब कह रहा है कि P के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो देखिए P के ठीक बाईं ओर बैठा है Q यहाँ पर, क्योंकि लेफ्ट ये है, राइट यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही रूप में आएगा। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट लेटर आप देखें तो P से देखिए N हुआ तो -2 किया है। फिर N से L हो गया तो -2 किया है। L से J हुआ तो -2 किया है। अब J में -2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू H। फर्स्ट लेटर आपका H आएगा, क्योंकि 10 में 2 घटाएंगे 8। अब यहाँ पर देखिए 11 है, 11 से हो गया 13, क्योंकि यम की क्रमांक 13 होता है। 13 से 15 हो गया, O का क्रमांक 15। 15 से 17 हो गया, तो 17 से अब हो जाएगा 19। तो यहाँ पर लिखेंगे H के बगल में 19। 19 का अर्थ होता है यस। अब आगे देखिए तीसरे लेटर में आएंगे तो यहाँ पर 26 से 24 हो गया, 2 घटाया। फिर 24 से देखिए 22 हो गया, 22 से 20 हो गया। अब 20 में 2 घटाएंगे तो 18 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा R। तो HSR इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प सेकेंड में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें X से चिन्हित आकृति समाहित है। और यहाँ पर देखिए घुमाने की अनुमति नहीं है, घुमाना नहीं, क्योंकि यही आकृति ज्यों का त्यों किस पर समाहित है। तो यहाँ पर देखिएगा विकल्प सेकंड में है, क्योंकि ये जो आकृति इस तरह बनी हुई है, तो ये आप देखिए सेम आकृति यहाँ पर बनेगी। या आपको ये आकृति यहाँ पर विकल्प सेकंड में सेम इसी तरह की आकृति यहाँ पर दी है, तो ये समाहित है सेकंड वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर देखिए 4 से हो गया 20, तो प्लस 16 किया है। 16 4 20 होता है। 20 से देखिए 36 हुआ तो प्लस 16 किया है। 20 16 36। 36 से 52 हो गया, तो यहाँ भी प्लस 16 किया है। आगे क्वेश्चन मार्क की जगह देखिए 16 प्लस करने पर आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए 68 होगा इसका आंसर। 52 16 68। तो विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करे कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला कथन है, सभी जिप्सियाँ जाले हैं।
तो पहले यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। सभी जिप्सियाँ जाले हैं, जिस तरह यहाँ पर बोला गया है उसी तरह डायग्राम बना लेंगे। यहाँ जिप्सियाँ हो गया, ये जाले। अब इसके बाद देखिए कह रहा है कि सभी जाले घोंसले हैं, ये दो कथन दिए हैं। तो सभी जाले घोंसले, तो इसके ऊपर से डायग्राम जाएगा, ये हो जाएगा घोंसले के लिए। अब इसमें देखिए पहला निष्कर्ष है सभी घोंसले जिप्सियाँ हैं। देखिए बाहर से अंदर की ओर यहाँ जा रहा है, तो ये गलत होगा, फर्स्ट निष्कर्ष नहीं होगा। दूसरा कह रहा कि कुछ घोंसले जिप्सियाँ हैं, तो देखिए बाहर से अंदर में कुछ की कंडीशन फॉलो होती है, सभी की नहीं होती। तो अर्थात सेकंड निष्कर्ष सही है। पहला गलत है, सेकंड सही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। यहाँ पर देखिएगा जो ये आकृति दी है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री यहाँ पर देखिए मुड़ रही है। पहले देखिए आकृति ऐसे है, फिर यहाँ पर आ गई, अब ये 45 डिग्री मुड़ेगी तो यहाँ आ गई, अब ये 45 डिग्री मुड़ने पर ऐसे बन गई। अब ये विकल्प 3 में जो दी है तो अगले क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगी। 45 डिग्री पुनः मोड़ेंगे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ रही है आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदुकित रेखा पर मोड़े जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए जब इसको आप मोड़ेंगे बिंदुकित रेखा से तो ये पैटर्न दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर जैसे सेकंड में आकृति दी है, क्योंकि ये आकृति यहाँ पर जब मोड़ने के बाद ये कुछ ऐसे आकृति बन जाएगी और यहाँ से ये आकृति ऐसे जाएगी, तो ये पैटर्न बनेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि निश्चित कूट भाषा में पेंसिल को 59 के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इरेजर को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों शब्द लिख लेते हैं। पहले प्रत्येक लेटर का यहाँ पर क्रमांकित मान लिखेंगे। पी का क्रमांक 16 होता है, ई का क्रमांक 5, एन का क्रमांक 14, सी का क्रमांक 3, आई का क्रमांक 9 और यल का क्रमांक होता है 12। अब प्रत्येक क्रमांकित मान को आप प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर जब प्लस करेंगे तो वैल्यू आएगी 59। इसी प्रकार यहाँ पर इरेजर में देखिए ए का क्रमांक 5 होता है, आर का क्रमांक 18, ए का क्रमांक 1, यस का क्रमांक 19, ई का क्रमांक 5 और आर का क्रमांक 18। और सभी को जब आप यहाँ पर प्लस करेंगे प्रत्येक क्रमांकित मान को, तो यहाँ पर जोड़ने पर वैल्यू आएगी 66। इसका विकल्प 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, JKL, MN और O 6 शिक्षक हैं। इनमें से प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में से अलग अलग विषय पढ़ाता है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार के बीच एक दिन ही पढ़ाता है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। तो कह रहा है कि जे शनिवार को कला पढ़ाता है। अब देखिए यहीं से आपको एक टेबल बना करके फिल करना है। टेबल बनाएंगे जिसमें शिक्षक, दिन और विषय। तो देखिए यहाँ पर टेबल निर्माण कर लिए, दिन, शिक्षक और विषय। अब यहाँ पर देखिएगा जे शनिवार को कला पढ़ाता है, तो शनिवार को देखिए शिक्षक जे पढ़ाता है कला। यहाँ पर टेबल में वैल्यू फिल करेंगे। फिर आगे करा, यल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, पर वह गुरुवार को पढ़ाता है। देखिए गुरुवार के दिन यहाँ पर यल पढ़ाता है, लेकिन 2 विषय यहाँ पर अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान को छोड़कर। तो यहाँ पर लिख लेंगे अंग्रेजी और सोशल साइंस। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान ये 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है यल। आगे देखिएगा, बुधवार के दिन के द्वारा गणित पढ़ाया जाता है, तो बुधवार को के पढ़ाता है गणित। यहाँ पर फिल कर लेंगे गणित। आगे देखेंगे इसी में, ON से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है, तो ON से एक दिन पहले पढ़ाता, तो एन यहाँ पर लिखेंगे, O यहाँ पर, और O विषय विज्ञान पढ़ाता है। आगे देखेंगे इसी में, कह रहा कि सामाजिक विज्ञान कला के एक दिन पहले पढ़ाया जाता है, तो देखिए कला के एक दिन पहले यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है। आगे कह रहा कि सप्ताह के पहले दिन कौन सा विषय पढ़ाया जाता है, तो सप्ताह के पहले दिन तो विज्ञान पढ़ाया जाता है सोमवार को, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पर देखिए ताला और चाबी का जो आपस में संबंध है उसी प्रकार घोड़ा का संबंध रथ से होगा। विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ताला के संचालन के लिए चाबी की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार रथ के संचालन के लिए घोड़े की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 12 है, एक निश्चित कूट भाषा में इंजीनियर को देखिए REEINENG के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में प्रोड्यूसर को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले दोनों शब्द लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे इंजीनियर को कोड किया है, देखिए लास्ट के 3 अक्षर तो यहाँ पर स्टार्टिंग में देखिए विपरीत क्रम में लिख दिया है, ER को REE, और बीच वाले जो 2 अक्षर ज्यों का त्यों लिखे हैं और स्टार्टिंग के 3 अक्षर को ज्यों का त्यों लिखा है लास्ट में। उसी प्रकार यहाँ लास्ट के 3 अक्षर को पहले विपरीत क्रम में लिखेंगे तो REC यहाँ पर स्टार्टिंग में आएगा REC, बीच के 2 अक्षर ज्यों का त्यों लिखेंगे DU और स्टार्टिंग के 3 अक्षर को ज्यों का त्यों लिखेंगे PRO। तो यहाँ पर हो जाएगा REC DU PRO। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है REC DU PRO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले क्रमांकित मान लिखते हैं प्रत्येक में, तो 4, 8 और 19, तो 19, 8, 27, 4, 31, यहाँ पर जोड़ने पर 31 आएगा। देखिए यहाँ पर भी 7, 6, 13, 13, 18, 31 होता है, यहाँ पर भी 31 आएगा सभी क्रमांकित मान। 14, 10, 24, 24, 7, 31, यहाँ भी 31 होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 18, 19, यहाँ पर 37 और 20 47, यहाँ पर योगफल 47 आ रहा है। तो अतः इसका विकल्प सेकंड अलग है, असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा पहले फर्स्ट में देखें, यहाँ 13 × 3 करेंगे तो 39 प्राप्त हुआ। यहाँ पर 23 × 4 करेंगे, 23 चौको 92 होता है। तो यहाँ पर देखिए 6 में कितने का गुणा कर दे कि 66 होगा, तो 11 का गुणा करना होगा। तो 11 × 6 66 होता है, या 6 से 66 में डिवाइड करेंगे तो 11 प्राप्त हो जाएगा। इसका विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट में यदि देखें तो यहाँ पर 9, 1, 10, 3, 13, यहाँ पर योग 13 आ रहा है प्रत्येक अंक का। यहाँ पर देखिए 7, 4, 11, 11, 2, 13, यहाँ पर भी योगफल 13 आ रहा है। और यहाँ पर देखिए बीजांक इसमें भी 7, 3, 10, 3, 13, यहाँ भी इस संख्या का बीजांक इसके अंकों का योग 13 आ रहा है। यहाँ पर देखिए 7, 3, 10, 10, 1, 11, यहाँ पर योगफल 11 आ रहा है। तो असंगत होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर देखिएगा 10 से हो गया 11, मतलब +1 किया है। फिर 11 से देखिए 19 हुआ तो मतलब +8 किया है। फिर 19 से 46 हुआ तो +27 किया है। आप डिफरेंस देख लेंगे तो देखिए 1 का क्यूब है, फिर सेकंड है 2 का क्यूब, यहाँ पर तीसरा 3 का क्यूब है, तो आगे आ जाएगा 4 का क्यूब। 4 का क्यूब 64, मतलब यहाँ +64 कर देंगे, 4 का घन 64 होता है। तो 64 46 जोड़ेंगे तो 110 प्राप्त हो जाएगा। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति को चुनें जिसे आकृति यक्ष के रिक्त स्थान में बिना घुमाए रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा आपको विकल्प से चुन करके यहाँ पर फिल करना है। तो इसका देखिए चारों विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, इसका विकल्प 4 ही करेक्ट होगा। जब 4th विकल्प को यहाँ पर फिल करेंगे तो ये आकृति पूर्ण हो जाएगी। देखिए यहाँ पर चौथा विकल्प इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। यहाँ पर देखिएगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर लहसुन, प्याज और अदरक ये तीनों जमीन के अंदर पाए जाते हैं, सरसों इसका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, 8 मित्र ABCDEFG और H एक गोलाकार मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह करके भोजन कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ से देखिए पहले तो 8 मित्र है, तो 8 की सीटिंग पहले यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। तो देखिए 8 के लिए यहाँ पर ये डायग्राम पहले बना लेते हैं 8 पर्सन के लिए, और सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब कह रहा कि देखिए AF के सामने और B के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर यदि F बैठाएं तो A यहाँ पर आएगा, और का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन ही। तो यहाँ पर A जो है तो B के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो B को यहाँ पर बैठाएंगे क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा ये दायां कहलाएगा B का। तो इस तरह से आगे इसमें देखिएगा G F और D के बीच में है, तो G जो है F और D के बीच में है। तो देखिए यहाँ पर
डी को यहाँ बैठाएंगे तब ये जी बीच में आएगा एफ और डी के। आगे देखिए एच डी के बाईं ओर बैठा है, तो एच डी के बाईं ओर बैठा, तो एच को यहाँ बैठाएंगे। फिर आगे है ई सी और ए के बीच में है, तो देखिए सी और ए के बीच में ई बैठा हुआ है। देखिए 8 पर्सन इस तरह से सीटिंग हो गई। कह रहा है ई के सामने कौन बैठा, तो ई के सामने देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है जी, तो विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट के चिन्ह ही बदलेंगे, तो ये एक एक पहले विकल्प को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ संख्या जो लिखी है तो 17, यहाँ पर देखिए 17, फिर इसके बाद प्लस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस, फिर 28 है तो यहाँ पर लिखेंगे 28। केवल आपको गुणा और भाग का चिन्ह बदल देना है। देखिए यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर इसकी जगह पर भाग लिख लेते हैं। फिर है 4 तो यहाँ 4, फिर -5, फिर आगे देखिए भाग का सिंबल है तो इसको गुणे में कन्वर्ट कर देंगे 3, तो बराबर 9 प्राप्त होना चाहिए। तो फर्स्ट विकल्प ही करेक्ट है। यहाँ पर चेक कर लेंगे, देखिए 28 में 4 से भाग करेंगे तो 7 बार जाएगा, 4 7 28, और 17 + 7 करेंगे तो यहाँ पर 17 7 हो जाएगा 24, और -5 × 3 यहाँ पर 15 होगा, 5 3 15 बराबर 9। देखिए 24 में 15 घटाएंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा, अतः विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। यहाँ पर देखिए दर्पण दाईं ओर यदि रखेंगे इस शब्द में, यहाँ पर तो यहाँ पर दाईं ओर रखने पर ये लेफ्ट और राइट यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, राइट लेफ्ट तरफ चला जाएगा, लेफ्ट राइट तरफ। तो देखिए लेफ्ट राइट जब चेंज होंगे तो कुछ लेटर परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब कुछ लेटर का इमेज चेंज हो जाता है, छवि चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए यदि यम का देखें तो यम तो ज्यों का त्यों रहेगा लेफ्ट टू राइट में, लेकिन बाकी विकल्प में देखिए यहाँ पर यम का जल प्रतिबिंब बन गया है डब्लू, यहाँ पर भी देखिए डब्लू है, यहाँ पर भी डब्लू हो गया, तो इसलिए विकल्प इसका थर्ड करेक्ट होगा। विकल्प थर्ड ही इसका बनेगा। यहाँ पर जब आप राइट तरफ ले जाएंगे, लेफ्ट को राइट तरफ, राइट को लेफ्ट तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दर्पण प्रतिबिंब में कुछ लेटर की यहाँ पर छवि चेंज हो जाती है, जैसे आर है तो ये जस्ट जब यहाँ से राइट से ये लेफ्ट तरफ जाएगा तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा आर, इस तरह बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसी तरह देखिए ई सीधा तो इधर आएगा तो ई इस तरह हो जाएगा, यम तो ज्यों का त्यों रहेगा। फिर यहाँ पर देखिए बी है तो बी यहाँ पर चेंज हो गया, ए ज्यों का त्यों रहेगा यहाँ पर, यल देखिए यहाँ पर आ गया, यल चेंज हो गया है, सी भी चेंज हो गया है, इसलिए कुछ लेटर यहाँ पर छवि चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पर देखिए पहले लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर 4 से हो गया 8, मतलब फर्स्ट लेटर में +4 किया है। इसी तरह यहाँ पर 6 है, 6 से 12 हो गया तो यहाँ पर +6 किया है। फिर यहाँ 8 से 16 हो गया तो मतलब +8 किया है, तो 4 6 और 8 इस तरह से 2 2 बढ़ा करके जोड़ा है। तो यहाँ पर देखिए ई से यहाँ पर जे होगा, क्योंकि प्रत्येक में पहला लेटर जे है, तो अर्थात 5 प्लस किया है। यहाँ पर जब 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 5 5 10 जे आ जाएगा। फिर देखिए 2 का डिफरेंस करेंगे, मतलब इसमें 7 प्लस कर देंगे, तो देखिए 7 इसका जी का क्रमांक होता है, 7 7 14 हो जाएगा जो कि यन हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9 प्लस करेंगे, 2 और बढ़ाएंगे तो 9 9 18 हो जाएगा, मतलब यहाँ आर आ जाएगा, तो जे एन आर इसका आंसर होगा, विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। यहाँ पर देखिए शब्द दिया गया है त्रिवेंद्रम, भारत और केरल, इसके लिए उचित बेन आरेख का चयन करना है विकल्प से। यहाँ पर देखिए विकल्प दिए गए हैं 4 विकल्प, तो इसका विकल्प 4 करेक्ट होगा। देखिए बाहर वाले को यहाँ पर भारत, बाहर वाला डायग्राम भारत को इंडिकेट करेगा, फिर इसके अंदर वाला डायग्राम केरल, भारत का एक राज्य है, और केरल के अंदर वाला डायग्राम त्रिवेंद्रम। तो इस तरह से विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करे कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 कथन दिए हैं, पहला और दूसरा, तो डायग्राम बना लेंगे। फर्स्ट कथन है देखिए कुछ चिड़िया हैंगर हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ चिड़िया हैंगर है, तो यहाँ पर इस तरह से इसको कट करेंगे,
यहाँ पर लिखेंगे चिड़िया और यहाँ पर लिखेंगे हैंगर। फिर आगे देखिए कुछ हैंगर मछलियाँ हैं, सेकंड है कुछ हैंगर मछलियाँ हैं, तो हैंगर वाले को ये कट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मछली, तो कुछ हैंगर मछलियाँ हैं। अब देखिए निष्कर्ष कह रहा है फर्स्ट कि कुछ चिड़िया मछलियाँ हैं, सॉरी यहाँ पर कुछ चिड़ियाघर मछलियाँ हैं। यहाँ पर देखिए चिड़ियाघर और मछलियाँ देखिए दूर दूर है, यहाँ पर यदि अलग अलग यहाँ पर बनाए तो एक भी चिड़ियाघर मछलियाँ नहीं है, तो इस तरह से इसका विकल्प फर्स्ट यहाँ पर गलत होगा, यहाँ पर पहला निष्कर्ष गलत है, सॉरी। सेकंड है कुछ हैंगर मछलियाँ हैं, तो देखिए कुछ हैंगर यहाँ पर मछलियाँ हैं, ये तो निश्चित रूप से सत्य है, तो सेकंड यहाँ पर सत्य होगा, सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन पर नज़र डालेंगे तो देखिए केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, इसका फर्स्ट विकल्प करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पर देखिए शब्द दिया गया है अपव्यय करना, अनुपाते लुटाना। देखिए समानार्थी शब्द हैं, दोनों का अर्थ एक ही है, तो उतरना का हो जाएगा नीचे आना, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ से 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज अर्थात जीके के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, बी कमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिशेल ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 डाक विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नेत्र गोलक अर्थात आई बाल में वृद्धि दोष के कारणों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सस्य उत्सव है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड ओणम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार के कदमों में से नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मंदजास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड संचारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पत्रकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड अनामुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड आदमगढ़ शैलाश्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट केंद्र सरकार को।
क्वेश्चन नंबर 34 है, सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय व्यापारी और समाज सेवी अजीज प्रेम जी को हाल ही में सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया था। यह किस देश का उच्चतम नागरिक सम्मान है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रोहन बोपन्ना किस खेल में उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, कुंतासी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किसको दिया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह कहलाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, डंठल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां से गणित के स्टार्ट होंगे, मैथ्स के 25 क्वेश्चन नंबर 51 है, 18 मजदूर एक कार्य के 1/3 को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितने मजदूर पूरे कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस, दो वाक्य हैं। पहला वाक्य है, 18 मजदूर एक कार्य के 1/3 भाग को 27 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 18 मजदूर और 27 दिन, ये वैल्यू ऊपर लिखेंगे, और कार्य का 1/3 है तो नीचे लिखेंगे 1/3। अब इसमें बराबर, अब देखिए दूसरा सेंटेंस है, कितने मजदूर, तो यहाँ पर मजदूर यक्ष मान लेते हैं, और पूर्ण कार्य यानी पूरे कार्य को 9 दिन में, तो 9 दिन में कार्य पूरा करना है, यदि एक काम करना है तो यहाँ पर एक लिख लेंगे काम की मात्रा। आप कैंसिल आउट कर लेंगे, देखिए 9 × 9, 9 × 27। अब यहाँ पर 18 × 54, और 54 का 3 से और गुणा करेंगे, इस 3 को ऊपर ले जाएंगे तो 54 × 162 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 162, यक्स की वैल्यू आ जाएगी। या फिर 3 × 3 करेंगे, 3 × 9, और 9 × जब 18 करेंगे तो 18 नहीं 162, 162 मजदूर 9 दिन में पूरे कार्य को करेंगे। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपये है तथा दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपये है। मतलब पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। यदि पहली वस्तु पर 20% लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु पर 20% हानि होती है, तो कुल हानि कितने रुपए की होगी? यहाँ पर देखिएगा, पहले दोनों वस्तुओं का सीपी और एसपी सेट करेंगे अनुपात में। पहली वस्तु में देखिए 20% का लाभ होता है, तो 100 में यदि खरीदेगा तो लाभ 20 का है तो 120 में बेचेगा। तो यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 20 × 25 100, 20 × 6 120, मतलब सीपी एसपी का रेशियो आ जाएगा पहली वस्तु का 5:6। ये सीपी है, ये एसपी है। इसी तरह सेकंड देखिए, सेकंड वस्तु में कह रहा है कि दूसरी 20% की हानि दूसरी वस्तु पर, तो यहाँ पर देखिए जब 20% की हानि है तो 100 की वस्तु 80 में यहाँ पर बेचेगा। यहाँ पर इसमें 80 लिख लेंगे, तो इसको जब रेशियो में निकालेंगे 20 × 4 80, 20 × 25 100, तो ये बन जाएगा 5:4। पहले आप इसी तरह रेशियो अनुपात में सेट करेंगे। अब कह रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर। तो देखिए यहाँ पर पहली वस्तु का क्रय मूल्य तो 5 है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ पर 4 है। इनको आपस में बराबर करना है तो 4 का गुणा कर देंगे इन दोनों के साथ, और 5 का गुणा तिर्यक कर लेंगे इन दोनों के साथ। यहाँ पर देखिए अनुपात बदल जाएगा, तो 4 का गुणा जब करेंगे तो 4 × 5 20 और 4 × 6 24। यहाँ पर 20:24 हो जाएगा सीपी एसपी का रेशियो। यहाँ पर नया अनुपात आ गया। और पहली वस्तु का, दूसरी वस्तु का देखिए 5 × 5 करेंगे तो 5 × 5 25, और 5 × 4 करेंगे तो 5 × 4 20। तो इस तरह दूसरी वस्तु का सीपी और एसपी आ गया। अब देखिए पहली वस्तु का सीपी और दूसरी वस्तु का एसपी यहाँ पर देखिए बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखिए टोटल सीपी निकालने के कुल क्रय मूल्य, तो यहाँ पर 45 होगा 20 25, और टोटल विक्रय मूल्य होगा यहाँ पर 20 24 44। तो देखिए यहाँ पर हानि हो रही है 1 की,
यहाँ पर देखिए 45 में खरीद रहा है और 44 में बेच रहा है, एक की हानि हो रही है, इसी का मान निकालना है। तो देखिए पहली वस्तु का क्रय मूल्य 480 है, लेकिन अनुपात में यहाँ पर 20 है, तो 20 बराबर यहाँ पर लिखेंगे 480। तो यहाँ पर देखिए 0 0 कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 2 1 कम 2, यहाँ 24 दूनी 48, तो एक बराबर आ जाएगा 24। और हानि भी देखिए एक ही हो रही है, तो अर्थात 24 रुपए की हानि होगी। आपको इसी तरह पहले अनुपात में सेट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 है, यदि P अनुपात Q बराबर 7:8 है तो P स्क्वायर बटे Q अनुपात Q स्क्वायर बटे P का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए P की वैल्यू 7 और Q की वैल्यू यहाँ पर 8, हमें इसमें पुट करना है दोनों में। तो देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो P स्क्वायर का मतलब यहाँ 7 का स्क्वायर, देखिए 7 स्क्वायर और बटे Q है तो बटे हो जाएगा 8, Q की वैल्यू 8 है, और फिर अनुपात यहाँ पर हो जाएगा इसी तरह Q स्क्वायर है तो यानी 8 का स्क्वायर और बटे P है यानी 7 हो जाएगा। अब इसका 7 का 7 स्क्वायर से जब गुणा करेंगे तो 7 क्यूब हो जाएगा, अनुपात यहाँ पर 8 का 8 स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 8 क्यूब हो जाएगा। तो यही देखिए नया अनुपात आ जाएगा। यहाँ पर 7 क्यूब 343 होता है और 8 का क्यूब होता है 512, तो 343 अनुपात 512 होगा, इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 है, मोहित तथा सुमित क्रमशः 66,000 रुपये तथा 84,000 रुपये निवेश के साथ व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे 11:9 के अनुपात में लाभ कमाते हैं तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समय अवधि का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर देखिए पूंजी और समय का गुणा लाभ के अनुपात के बराबर होता है, मतलब पूंजी इनटू समय, ये प्रॉफिट के रेशियो के इक्वल होता है। तो देखिए पहले मोहित की पूंजी 66,000 है तो लिख लेंगे 66,000, और इसका समय नहीं पता तो T1 लिख लेते हैं, फिर बटे यहाँ पर देखिए दूसरा है सुमित की पूंजी है 84,000, यहाँ लिखते हैं 84,000। सुमित का टाइम यहाँ पर निकालना है तो यहाँ पर T2 लिख लेंगे, और बराबर पूंजी और समय का गुणनफल प्रॉफिट लाभ के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात लाभ है 11:9 के अनुपात में, तो यहाँ पर लिख लेंगे वैल्यू 11/9। अब इसी को कैंसिल आउट करेंगे, आपको केवल इसका मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 33 आएगा, और यहाँ 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 42 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 11 बार जाएगा, और 3 से यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो 14 3 42, फिर ये 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 14 को आप ले जाएंगे यहाँ पर तो 14/9 आ जाएगा T1/T2, दोनों की पूंजी समय का अनुपात आ जाएगा दोनों व्यक्तियों के यहाँ पर 14/9, 14:9, विकल्प सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास क्या होगा। यहाँ पर देखिए व्यास पूछ रहा है बेलन का, तो व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या, मतलब त्रिज्या का डबल होता है, तो हमें पहले त्रिज्या फाइंड करना होगा। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया 1056 और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh, तो 2πRh बराबर लिख लेंगे यहाँ पर 1056। आप कैंसिल आउट कर लेते हैं, यहाँ से पहले वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7, अब इंटू रेडियस फाइंड करना है त्रिज्या, तो ज्यों का त्यों रहेगा, और ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर तो एच की जगह रख लेंगे यहाँ पर 8 बराबर 1056। आप कैंसिल आउट करेंगे, देखिए 11 से तो 11 दूनी 22, और यहाँ से देखिए 11 से तो 11 नहीं 99, फिर 6 तो 11 6 का 66। अब यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 यहाँ कैंसिल आउट करेंगे, अब 32 त्याई होता है 96, 3 आ गया, तो 7 का गुणा जब 3 से इस 3 से करेंगे तो 21 हो जाएगा, मतलब त्रिज्या आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। आपको व्यास निकालना है तो व्यास बराबर होता है त्रिज्या का डबल, मतलब 2 गुणे त्रिज्या, तो 2 × 21 करेंगे तो व्यास हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो यही इसका आंसर होगा, इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 है, एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है। यदि मशीन को 44.5% के लाभ पर बेचा गया है तो छूट का प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 70% अधिक है, तो CP हमेशा 100% होता है, क्रय मूल्य पहले लिख लेंगे 100%, और यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य यहाँ पर मार्केट प्राइस कहलाता है, तो ये क्रय मूल्य से 70% अधिक है, तो क्रय मूल्य यदि 100 है तो 70% प्लस करेंगे तो 170% हो जाएगा अंकित मूल्य, ये मार्केट प्राइस हो जाएगा।
और यदि मशीन को 44.5% के लाभ पर बेचा जाए तो यदि देखिए क्रय मूल्य पर लाभ लेंगे तो 100 में यदि 44.5 जोड़ेंगे तो 144.5% एसपी हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 144.5%, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा प्रतिशत में। कह रहा कि छूट का प्रतिशत क्या होगा, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर निकाला जाता है, तो 170% अंकित मूल्य है और विक्रय मूल्य देखिए दिया है 144.5%। तो 170 में 144.5% माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए वैल्यू बचेगी 25.5। इसको आप माइनस कर लेंगे, 25.5% का छूट दे रहा है तो 25.5 ऊपर लिखेंगे और छूट देगा मार्केट प्राइस पर तो नीचे लिख लेंगे 170 और इंटू कर लेंगे यहाँ पर 100, तो यही हो जाएगा छूट का प्रतिशत। तो यहाँ से देखिए दशमलव रिमूव करेंगे तो एक जीरो नीचे आएगा, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट। अब 17 से कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 17 एक कम 17, फिर 8 85 हुआ तो 17 पन्ना 85, तो छूट का प्रतिशत होगा 15%। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर प्रतिशत में वैल्यू नहीं लिखना है, जब आप फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो केवल प्रतिशत को छोड़ करके शेष वैल्यू को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों y1, y2, y3, y4, y5, y6 तथा y7 के लिए एक देश के कुल निर्यात को 100 करोड़ रुपए में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखिए रेखा चित्र बना हुआ है, कह रहा कौन सा वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात में सबसे अधिकतम बदलाव का प्रतिशत दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिएगा यदि y2 देखें y1 की अपेक्षा y2 को, तो यहाँ पर देखिए 500 से हो गया 750, तो y2 ही इसका आंसर होगा। जब y2 का आप निकालेंगे प्रतिशत कितने की वृद्धि हुई, तो देखिए 250 की वृद्धि होगी, 500 से 750 हुआ तो 250 बढ़ा, 500 से बढ़ाया तो नीचे आएगा 500 इंटू करेंगे 100। तो यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट करेंगे, 5 एक कम 5, 5 पचम 25, मतलब 50% का वृद्धि हुई है यहाँ पर y2 में y1 की अपेक्षा। बाकी में यदि आप निकालेंगे तो इससे कम आएगा 50% से, अतः y2 यानी वर्ष y1 की अपेक्षा ज़्यादा अधिकतम बदलाव है। जैसे y2 की अपेक्षा y3 का देखें तो यहाँ पर देखिएगा y3 का जब निकालेंगे y2 की अपेक्षा तो यहाँ पर देखिए 250 ही बढ़ा है, 750 से 1000 हुआ तो 250 यहाँ बढ़ा है और 750 में वृद्धि हुई है, मतलब y2 की वैल्यू है 750 और इंटू करेंगे 100। तो यहाँ से देखिए जीरो जीरो कैंसिल आउट, 25 से कम 25, 25 तिहाई 75, तो 100 भागे 3 करेंगे तो 33.33 आएगा। तो ये देखिए 50% से कम है, तो सर्वाधिक देखिए बदलाव हुआ है y2 में। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट है, बाकी आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 58 है, देखिए यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, ये 2 हिस्सों में डिवाइड है। पहला तो 528 है और बाकी देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक होगा, क्योंकि बीच में का लगा हुआ है, का अर्थ होता है गुणा, तो इसके साथ ये दोनों वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पर इन दोनों को 1 वैल्यू मानेंगे। तो यहाँ पर पहले देखिए 528 है तो लिख लेते हैं 528 माइनस देखिए 24 इंटू 4/3, तो यहाँ लिखेंगे जो कहते हो 24 इंटू 4/3 और का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा। फिर यहाँ 25/7 है तो लिख लेंगे 25/7, फिर यहाँ डिवाइड है तो यहाँ पर डिवाइड को गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं उल्टा। अब यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट करेंगे, 3 एक कम 3, 3 अठे 24, तो यहाँ 25 चौको तो 100 हो गया और 8 गुणे 2 करेंगे 8 दूनी 16, तो 1600 हो जाएगा। 16 इंटू 100 करेंगे 1600, तो 528 माइनस ऊपर 1600 नीचे 7 होगा बटे में। अब देखिए 528 का 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त होगी, गुणा आप करके देख लेंगे 3696 माइनस यहाँ पर 1600 ही रहेगा, माइनस करेंगे 1600 और बटे में रहेगा 7। तो देखिए 3696 में जब 1600 घटाएंगे तो 2096 वैल्यू बचेगी और बटे हो जाएगा 7, यही इसका आंसर होगा। तो विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 है, एक दिन में 4 घंटे कार्य करके आर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है तथा एक दिन में 8 घंटे कार्य करके ए समान कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। एक दिन में 2 घंटे कार्य करके आर तथा ए दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो आर का लिखेंगे कि आर को टोटल कितना टाइम लगेगा घंटे में। तो देखिए 4 घंटे प्रतिदिन एक दिन काम करता है तो 12 दिन में काम पूरा होता है, तो 12 चौक 48,
आर को लगेंगे 48 घंटे। इसी तरह देखिए एक 9 दिन में पूरा करता है लेकिन 8 घंटे प्रतिदिन करता है, तो ए को लगेंगे 9 अट्ठे 72, यहाँ पर लिखेंगे 72 घंटे। अब 48 और 72 का एलसीएम निकालेंगे तो 48 72 का एलसीएम होता है 144। तो देखिए यहाँ पर 48 त्याई 144 मतलब आर की कार्य क्षमता 3 हो जाएगी, और यहीं पर ए की कार्य क्षमता निकालना है तो 72 से भाग करेंगे 144 में तो 2 बार जाएगा, 72 दूनी 144। अब देखिए दोनों की कुल कार्य क्षमता हो गई यहाँ पर 5। अब कह रहा कि आर तथा ए दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे यदि 2 घंटे प्रतिदिन काम करें। तो देखिए आर प्लस ए का आपको निकालना है, तो टोटल वर्क तो 144 है तो यहाँ पर 144 लिखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, इसकी कार्य क्षमता दोनों की 5 है लेकिन 2 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो 2 का और गुना करेंगे, फिर 2 से देखिए कैंसिल आउट करते हैं तो 2 सत्ते 14 2 दूनी 4 मतलब 72 दूनी 144। तो यहाँ पर ऊपर 72 आएगा नीचे 5 रहेगा, तो 72/5 दिन लगेंगे दोनों मिलकर के यदि 2 घंटे प्रतिदिन काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 है, एक थैले में सफ़ेद तथा पीली गेंद क्रमशः 12:17 के अनुपात में है। यदि कुल गेंदों की संख्या 116 है तो पीली गेंदें कितनी हैं। यहाँ पर देखिए थैले में यदि पीली गेंद का देखिए अनुपात तो 17 है, तो केवल 17 का मल्टीपल चेक कर लेंगे तो एक ही ऑप्शन है देखिए 68, 17 चौको 68, बाकी ये 17 से कोई डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। आप केवल 17 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, मनोज 20 किलोमीटर तथा 36 किलोमीटर की 2 दूरियां क्रमशः 5 घंटे तथा 3 घंटे में तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए मनोज की औसत गति क्या होगी, मतलब औसत चाल निकालना है या एवरेज स्पीड इसी को बोलेंगे। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ टोटल डिस्टेंस लिख लेंगे ऊपर और नीचे टोटल टाइम। तो देखिए कुल दूरी हो जाएगी 20 किलोमीटर प्लस 36 किलोमीटर, तो 20 और 36 56 हो जाएगा, और नीचे टोटल टाइम हो जाएगा 5 घंटे और 3 घंटे, तो 5 और 3 8 घंटे, तो 8 एकम 8 8 सत्ते 56, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड हो जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5:4:2 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन 5000 घन सेंटीमीटर है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो यहाँ पर लंबाई 5x मान लेते हैं, चौड़ाई 4x मान लेंगे और ऊंचाई यहाँ पर 2x मान लेते हैं। यहाँ पर पहले तीनों पहलू यहाँ पर लिख लेंगे 2x। अब देखिए यहाँ पर आयतन दिया है घनाभ का 5000 घन सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो मतलब 5x गुणे 4x गुणे 2x और बराबर यहाँ पर लिख लेंगे 5000। तो अब देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 5 से 5 एकम 5, यहाँ भी 5 एकम 5, तो 1000 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 4 से दूनी 8, 8 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 125 बार जाएगा, 125 अट्ठे 1000, तो यक्स 3 बार है तो यहाँ यक्स क्यूब बराबर, और 125 5 का क्यूब होगा तो यहाँ पर लिखेंगे 5 का क्यूब, क्यूब कैंसिल आउट तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी 5, तो अर्थात लंबाई हो जाएगी 5 चौक 20, यहाँ पर लिख लेंगे लंबाई 20 हो जाएगी, चौड़ाई यहाँ पर लंबाई 25 होगी, 5 पचम 25, चौड़ाई हो जाएगी 20, 5 चौक 20 और ऊंचाई 5 दूनी 10, तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाएंगी, इनमें आप गुणा कर लेंगे 5 का तीनों में। अब देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है, यहाँ पर आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है घनाभ का, लिख लेते हैं 2 गुणे यहाँ पर देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये फार्मूला होता है। तो इस तरह यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू लंबाई दिया है देखिए 25, तो 25 गुणे यहाँ पर देखिए 25, चौड़ाई 20 है तो यहाँ पर लिखेंगे 20, प्लस फिर चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे तो मतलब 20 गुणे 10, और फिर प्लस यहाँ पर देखिए ऊंचाई गुणे लंबाई करेंगे मतलब 10 गुणे 25, इस तरह से गुणा करके ब्रैकेट में वैल्यू जोड़ना है। 25 दूनी 50 यानी 500 आ जाएगा यहाँ पर 20 दाम 200, यहाँ 200 आ जाएगा और यहाँ गुणा करेंगे तो 250 आएगा, 25 दाम 250। अब देखिए 5 2 700, 7 2 9, 950, मतलब 2 का गुणा 950 से करना है तो यहीं पर संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा, 9 दूनी 1800, 50 दूनी 100, तो अर्थात 1900 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 है, नीचे दिया गया पाई चार्ट एक देश के 7 राज्यों द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है।
बर्फबारी को देश की कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ देखिए पाई चार्ट में 7 राज्यों की बर्फबारी को प्रतिशत में दर्शाया गया है। यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है तो S2, S6 और S7 की औसत वार्षिक बर्फबारी क्या होगी। देखिए यहाँ पर S2 का देखें तो S2 का दिया है 15%। पहले तो एवरेज में निकाल लेंगे कितने परसेंट होगा तीनों का, तो यहाँ लिखेंगे 15 प्लस। अब देखिए कह रहा है कि S2, S6, तो S6 का यहाँ पर देखेंगे तो 14% है, यहाँ लिख लेंगे 14 प्लस। S7 का यहाँ पर लिख लेंगे 25%, यहाँ पर 25 और डिवाइड कर देंगे 3 यहाँ पर राज्य हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखिए 25, 15, 40, 40 तो 14, यहाँ पर हो जाएगा 54। 54 में 3 से जब डिवाइड करेंगे भाग करेंगे तो 18 बार जाएगा, 18 3 54। तो एवरेज यहाँ पर बर्फबारी होगी, औसत बर्फबारी 18%। अब यहाँ पर देखिए 100% की वैल्यू दिया है 700 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 100% बराबर 700 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 1% की फाइंड करेंगे तो 00 से 00 कैंसिल आउट, 1% की हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। आपको 18% की निकालना है यहीं पर, तो 18% की निकालना है तो आप 18 से 7 में गुणा कर देंगे, 18 इंटू 7, 18 सत्ते 126। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर बर्फबारी हो जाएगी 126 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में 126 होगी और औसत में 18%, सॉरी परसेंट में। तो इसका विकल्प देखिएगा, विकल्प फर्स्ट करेक्ट है, 126 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, 1400 लड़के तथा 900 लड़कियों ने एक परीक्षा दी। यदि 52% लड़के तथा 68% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, देखिए 1400 लड़के हैं और प्लस यहाँ पर 900 लड़कियां हैं, तो ये बॉयज़ और गर्ल्स यहाँ पर लिख लेंगे और टोटल हो जाएगा 14 और 9 जोड़ेंगे तो 23, यहाँ पर हो जाएगा 2300, टोटल 2300 हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे टोटल। अब यहाँ पर देखिए 00 कैंसिल आउट करेंगे, 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 52% लड़के और 68% लड़कियाँ उत्तीर्ण होते हैं, तो यहाँ पर आपको अनुत्तीर्ण यदि निकालना है तो 100 में 52 घटाएंगे तो 48। तो यहाँ पर बॉयज़ में यहाँ पर 48 का गुणा कर लेंगे, अनुत्तीर्ण का आपको निकाल लेना है। 68 देखिए है उत्तीर्ण है लड़कियां, तो 32 अनुत्तीर्ण होगी, तो यहाँ पर 9 में 32 का गुणा कर लेंगे और टोटल और अनुत्तीर्ण निकालना तो यहाँ पर x का गुणा कर लेंगे, तो टोटल विद्यार्थी x% अनुत्तीर्ण हो गया। अब इसी को सॉल्व करना है, तो देखिए 14 गुणे 8 करेंगे, 14 8 112 हासिल 11, 14 चौको 56, 10 66 1 67, यहाँ पर हो जाएगा 672। यहाँ पर 32 गुणे 9 करेंगे तो 2 9 18, ये 9 2 18, 9 3 27 1 28, 288 और यहाँ पर बराबर 23x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 2 8 2 10, फिर यहाँ पर 8 7 15 1 16 और 6 2 8 1 9, यहाँ पर बराबर 23 है तो बटे में आ जाएगा यहाँ पर 23 बराबर x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप डिवाइड कर लेंगे, 23 चौको 92, पहले 4 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, फिर पॉइंट, यहाँ पर फिर विकल्प का सहारा ले लेंगे, एक ही विकल्प में है जो 4 बार जा रहा है, 0.74%। ये अनुत्तीर्ण होंगे टोटल विद्यार्थी। तो इस तरह आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1126 रुपए है तथा हानि 22% है, तो कुल हानि क्या होगी। यहाँ पर देखिए आपको 1126 का 22% फाइंड कर लेना है। देखिए 1126 इंटू 22% हो जाएगा 22 बटे 100, प्रतिशत रिमूव करेंगे तो बटे में 100 आएगा। अब पहले 1126 गुणे 22 कर लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 24,772। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड करना है 100 से, तो 2 जीरो हटाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, मतलब 247.72। यहाँ पर ये हो जाएगी हानि टोटल। तो इसका विकल्प सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 है, यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए औसत का मतलब होता है बीज का मान, तो बीज की वैल्यू हो जाएगी 11, लेकिन ये विषम है तो इसको छोड़ देते हैं। हमें सम संख्या लेना है 6, तो 3 इधर की ले लेंगे 3 संख्याएं और 3 ले लेंगे बाद की। तो देखिए इधर की संख्या सम होगी 11 के जस्ट पहले 10, फिर उसके पहले सम संख्या 8, फिर 6 और बाद वाली हो जाएगी 11 के 12, 14 और 16। इस तरह से 6 सम संख्याएं होगी, तो सबसे छोटी पूछा है तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, 6 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 है, एक 10,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 15% की वार्षिक दर से P वर्षों में 16,000 रुपए हो जाती है, तो P का मान क्या होगा। मतलब यहाँ पर P टाइम है तो आपको टाइम निकालना है, तो समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100। देखिए 10,000 से हो गया 16,000,
तो जितना ज़्यादा हुआ है वो ब्याज कहलाएगा। तो 6000 ब्याज हो जाएगी और इंटू हो जाएगा 100, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे यहाँ पर दर। तो मूलधन देखिए 10,000 है और दर है यहाँ पर 15%। तो अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, देखिए 4 जीरो ऊपर से 4 जीरो नीचे से कैंसिल आउट, 15 एकम 15, 15 चौको 60। तो समय आ जाएगा 4 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है। देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, ये 3 हिस्सों में सवाल डिवाइड है। यहाँ पर देखिए पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है और ये तीसरा हिस्सा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहले हिस्से को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं 680, फिर माइनस यहाँ पर डिवाइड करेंगे 520 में 5 से। तो देखिए 5 एकम 5 भाग नहीं जाएगा, 5 चौक 20, 104 आएगा। यहाँ पर डिवाइड करने पर 104 वैल्यू प्राप्त होगी। और माइनस लिखा है देखिए 12/13 और का मतलब होता है गुणा। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 3 9 और 4 एकम 4, तो 9 4 13 और नीचे आपस में गुणा करेंगे तो 12, तो 13 बटे हो जाएगा 12। जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 13 13 कैंसिल आउट होगा, 12 से 12 कैंसिल आउट होगा, तो 1 बचेगी वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर 104 माइनस का है और 1 माइनस का आ गया, तो 105 माइनस करेंगे 680 में, 680 माइनस 105, तो यहीं पर इसका आंसर आ जाएगा। जब 680 में 105 घटाएंगे तो 575 प्राप्त होगा, जो कि विकल्प फोर्थ करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है। नीचे दिया गया पाई चार्ट एक देश के 7 विभिन्न वस्तुओं P1, P2, P3, P4, P5, P6 तथा P7 के आयात को कुल आयात के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। यहाँ पर देखिए पाई चार्ट बना हुआ है। अब नीचे क्वेश्चन है, यदि देश का कुल आयात 30 लाख रुपए है तो आइटम 6 का आयात कितना होगा। यहाँ पर देखिए टोटल आयात 30 लाख रुपए है, जो कि 100% की वैल्यू दी है। 100% बराबर यहाँ लिख लेंगे 30 लाख, यहाँ पर 5 जीरो आएंगे 30 के बगल में। तो 1% की जब फाइंड करेंगे यहाँ से तो 30,000 आ जाएगा, 1% की वैल्यू 30,000। अब कह रहा कि आइटम 6 का आयात कितना है। तो यहाँ पर देखिए 6 में 21% आयात है, तो आपको 21% की वैल्यू निकालना है। तो 21 गुणे कर देंगे 30,000, क्योंकि 1% की वैल्यू 30,000 है। तो 21 तिहाई 63 होगा यहाँ पर, और बगल में लगाएंगे 4 जीरो, तो यहाँ पर 6,30,000 रुपये हो जाएगा आइटम 6 का आयात। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 है। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है तो निम्न में से कौन उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। तो देखिए 12 का जो मल्टीपल नहीं होगा वही लघुत्तम नहीं हो सकता है, क्योंकि 12 से डिवाइड होगा यदि महत्तम समापवर्तक 12 है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, 12 का भाग 80 में नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 है। एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है तथा परिणामी संख्या को 25% घटाया जाता है, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पर देखिए पहले 40% बढ़ाया जाता है तो प्लस 40 लिखेंगे, फिर दोबारा 25% घटाया जाता है तो माइनस 25। अब इसके बाद देखिए प्लस और माइनस यूज हुआ तो प्लस माइनस माइनस होगा। यहाँ 40 गुणे 25 एक फार्मूला ही होता है, डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। 40 में 25 घटाएंगे तो 15, माइनस यहाँ पर देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर सॉरी यहाँ पर 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 धाम 40, तो 15 माइनस 10, तो अर्थात 5%। वैल्यू धनात्मक आई है, अर्थात 5% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 6:1 है तथा उनके आधारों का अनुपात 3:2 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए A1/A2, यहाँ पर A1 लेने के फर्स्ट का एरिया और सेकंड का एरिया A2। तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार अर्थात बेस B1/B2 इंटू हाइट होगा H1/H2। हमें ऊंचाइयों का अनुपात फाइंड करना है, बाकी वैल्यू दी गई है। देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 6:1, तो यहाँ लिखेंगे 6:1 बराबर, और आधारों का अनुपात दिया है तो बेस का अनुपात रेशियो दिया है, तो आधारों का अनुपात 3:2 है, तो यहाँ लिखेंगे 3:2 इंटू ऊंचाइयों का यानी हाइट का आपको यहाँ पर फाइंड करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। 3 एकम 3, यहाँ पर 3 दूनी 6, तो 2 का गुणा करेंगे 2 से तो 4 हो जाएगा, तो 4/1 वैल्यू हो जाएगी। ये ऊंचाइयों का अनुपात आ जाएगा H1/H2। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 73 है, एक 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक 580 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वह पार करने में कितना समय लेगी। यहाँ पर देखिए समय फाइंड करना है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो देखिए दूरी हो जाएगी यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो 420 और 580 जब जोड़ेंगे तो 1000 मीटर हो जाएगी दूरी, और बटे चाल दिया है देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहीं पर 5/18 से गुणा कर लेते हैं। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, देखिए यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हुआ, फिर 5 से 5 एक कम 5, यहाँ से 5 दूनी 10 तो 20 हो गया। फिर यहाँ से देखिए 6 से तो 6 3 18, यहाँ से 6 दूनी 12, फिर 2 एक कम 2, यहाँ से 2 दहम 20, तो 3 का गुणा कर देंगे 10 से, तो 10 तिहाई 30 सेकंड हो जाएगा टाइम। इस तरह फाइंड करना है, इसका विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 है, एक दुकान में 60 वस्तुएं हैं, 30 वस्तुओं का औसत मूल्य 30 रुपये है तथा शेष वस्तुओं का औसत मूल्य 35 रुपये है। तो सभी वस्तुओं को मिलाकर औसत मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर सभी का एवरेज फाइंड करना है, औसत मूल्य। तो पहले देखिए पहली 30 वस्तुओं का औसत मूल्य 30 रुपये है, तो कुल मूल्य निकालना है, तो 30 × 30 कर लेंगे फर्स्ट 30 का, प्लस अब शेष 30 और बची, क्योंकि टोटल 60 वस्तुएं हैं, तो शेष 30 वस्तुएं बची जिनका औसत मूल्य 35 है, तो इंटू कर लेंगे यहाँ पर 35, तो 30 × 35, और बटे टोटल वस्तुएं हैं 60, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। देखिए दोनों में से 30 कामन ले लेंगे, 30 कामन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में देखिए 30 और प्लस 35 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 65, और बटे हो जाएगा 60। तो देखिए यहाँ पर 30 से कम 30, 30 दूनी 60, और 65 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 32.5 आएगा, क्योंकि 32 दूनी 64 होता है, तो 32.5 रुपीज़ यहाँ पर हो जाएगा औसत मूल्य 32.5 रुपये। फर्स्ट विकल्प करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 है, एक राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज 24,000 रुपये है तथा समान राशि का समान ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर 12,750 रुपये है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज दिया है अर्थात SI, और CI चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। तो देखिए 4 वर्षों का साधारण ब्याज 24,000 है, तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, तो जब 24,000 में 4 से भाग करेंगे तो 6,000 आएगा। मतलब पहले वर्ष का साधारण ब्याज 6,000 होगा, दूसरे वर्ष का भी 6,000 होगा, तीसरे वर्ष का भी 6,000 होगा, और चौथे वर्ष का भी 6,000। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बराबर होता है, मतलब 6,000 हो जाएगा फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज। अब 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है देखिए 12,750, तो 12,000 में 6,000 यहाँ पर लिख लिए। अब 6,750 और बचा, तो ये 6,000 तो लिखेंगे ही, और 750 ये जो एक्स्ट्रा है तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये दूसरे वर्ष का हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,000, दूसरे वर्ष का 6,750, टोटल 12,750। अब यहाँ पर देखिएगा 6,000, देखिए यहाँ पर 750 R% लिखा है, 6,000 का R% 750 होता है, तो यहीं से रेट फाइंड कर लेंगे। मतलब 750 6,000 का कितने परसेंट है, तो 750 ऊपर 6,000 नीचे, इंटू कर देंगे 100। तो यहाँ से देखिए 3 0 से 3 0 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर 3 से 3 दूनी 6, यहाँ 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 25 3 75। अब 25 का हाफ निकालना है तो 12.5 आएगा, तो रेट हो जाएगी 12.5%। इस तरह आप फाइंड करेंगे, इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट होगा, टोटल 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है, निराकार, इसकी वर्तनी शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए यहाँ पर वाक्य है, नेता ने बहुत ही बढ़िया खाली स्थान दिया। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 भाषण, इसमें उपयुक्त शब्द फिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, घबरा जाना। देखिए चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर देखिए वाक्य है, रेखांकित वाक्य, मजदूर ने चटनी की रोटी खाई और काम पर चला गया। देखिए यहाँ पर रेखांकित खंड की जगह पर सेंटेंस होगा, मजदूर ने चटनी से रोटी खाई। यहाँ पर चटनी की रोटी न होकर चटनी से रोटी खाई और काम पर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। देखिए शब्द दिया है कनिष्ठ, तो कनिष्ठ का विलोम होता है वरिष्ठ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश देखिए साथ चलने वाला, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सहगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पर देखिए वाक्य है, संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए त्रुटि होगी संतों का, यहाँ पर को की जगह, तो संतों को, ये त्रुटि है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक जैसे लोग। एक ही, यहाँ पर देखिए थाली होगा, चट्टे बट्टे, एक जैसे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। देखिए शब्द दिया गया विस्तृत, विस्तृत का विलोम होगा संक्षिप्त, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए यहाँ पर वाक्य है, राम ने रावण से खाली स्थान किया, तो उपयुक्त शब्द होगा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। देखिए शब्द दिया गया अभ्युदय, अभ्युदय का पर्यायवाची शब्द होगा उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए वाक्य है, आज दुर्भाग्य से शिक्षण संस्थाओं पर अनुशासनहीनता का आधिक्य है। तो यहाँ पर देखिए त्रुटि होगी शिक्षण संस्थाओं पर, तो यहाँ पर शिक्षण शैक्षणिक संस्थाओं पर होगा, ये ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए यहाँ पर वाक्य है, साहिल को 5 खाली स्थान दूध चाहिए, तो उपयुक्त शब्द होगा लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड निरामिष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए वाक्य है, मानव जाति अपने को पशुओं का श्रेष्ठ और सभ्य होने का दावा करती है। यहाँ पर हो जाएगा पशुओं से, तो अपने को पशुओं से का की जगह से होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर देखिए त्रुटि है, अपने को पशुओं का, ये सेंटेंस में त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। देखिए वाक्यांश है परोपकार करने वाला, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 परोपकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। देखिए शब्द है प्रकृति, प्रकृति का पर्यायवाची शब्द है कुदरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए वाक्य है यहाँ पर, अपने कार्य को अपने आप करना ही स्वावलंबन कहलाती है। देखिए रेखांकित यहाँ पर खंड है, स्वावलंबन कहलाती है, इसकी जगह पर होगा स्वावलंबन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, तो इसमें निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। यहाँ पर देखिए गद्यांश है, खाली स्थान देखिए स्टार्टिंग में ही आ गया, अनमोल धन है, तो आप विकल्प से देखेंगे तो फोर्थ विकल्प करेक्ट है मित्रता। यहाँ पर फर्स्ट में होगा मित्रता, अनमोल धन है। फिर देखिए सेकंड के लिए आगे इसमें देखेंगे, देखिए आगे यहाँ पढ़ेंगे, इसकी खाली स्थान किसी से भी नहीं की जा सकती, तो इसकी तुलना, इसमें सेकंड यहाँ पर फिल होगा तुलना, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट देखिएगा थर्ड क्वेश्चन के लिए, यहाँ पर देखिए हीरे खाली स्थान या सोने चांदी से भी नहीं, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा मोती, हीरे मोती या सोने चांदी से भी नहीं। फिर नेक्स्ट देखिएगा फोर्थ के लिए, देखिए यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। फोर्थ के लिए देखिए सच्ची मित्रता में किसी कारण से खाली स्थान नहीं आ सकता, तो यहाँ पर व्यवधान, यहाँ पर फोर्थ में सेकंड नंबर फिल होगा व्यवधान। नेक्स्ट देखेंगे, आगे यहाँ पर देखिए बाइबिल में कहा गया है कि एक सच्चा मित्र विश्व की खाली स्थान दवा है,
तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, सर्वश्रेष्ठ। यहाँ पर फर्स्ट विकल्प करेक्ट होगा इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर देखिए सेंटेंस है, योद्धा ने बहादुरी के साथ खाली स्थान की। तो इसमें उपयुक्त शब्द होगा लड़ाई। योद्धा ने बहादुरी के साथ लड़ाई की। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर देखिए वाक्य है, जीवन अवसरों में से एक धारा है। तो यहाँ पर रेखांकित खंड की जगह होगा फर्स्ट वाला, अवसरों की एक धारा है। जीवन अवसरों की एक धारा है। तो इस तरह से ये पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है। आपको सभी क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करिए, वहां पर संपूर्ण क्वेश्चंस पेपर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया जाता है। साथ में स्पेशल PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाई जाती है, जहाँ से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।